नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। सत्ता का संग्राम में आज हम बात करने वाले हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव की। दरअसल 18वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक यह वोटिंग रहेगी। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग चल रही है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ मतदान का क्रम जो है, स्पीड धीमी है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटें बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग से रोक रही है। बालूरघाट में बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई है। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग की जा रही है। आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की थी। 2019 के द्वितीय चरण की सीटों पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और अन्य को इनमें से 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 1198 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें से 1097 पुरुष हैं, 100 महिला प्रत्याशी हैं और 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ है। 102 सीटों पर वोटिंग हुई है और अब इसके बाद ये जो वोटिंग है लगातार 1 जून तक चलेगी। 5 चरण और बाकी हैं। उसका 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी, परिणाम की घोषणा होगी। मतदाता भाग्य विधाता है और इस भाग्य विधाता ने अब तय कर लिया है कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज शाम तक कैद हो जाएगा और 4 जून को इस परीक्षा का परिणाम आएगा। पहले चरण का मतदान हुआ, अलग तरह से उसके पहले प्रचार किया गया और वोटिंग परसेंटेज देख करके फिर ये तय किया गया राजनीतिक दलों के द्वारा कि प्रचार और चुनाव की रणनीति में परिवर्तन किया गया, अलग तरीके से प्रचार किया गया। वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है, साथ ही मतदाता का मौन क्या कुछ कहानी कह रहा था, मतदाता की मुखरता थी तो वो कैसी थी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी। यामीन कादरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक त्रिपाठी जी हैं। आलोक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ हैं। सुरेश रत्नानी जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहली शुरुआत करना चाहूँगा मैं आलोक त्रिपाठी जी आपसे। बात हो रही है दूसरे चरण के मतदान की। पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार का तरीका बदल दिया, अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। आपको क्या लगता है कि ये प्रभावी रहेगा? क्या इससे मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो पाएगी? बात थी तो उसमें राजनीतिक दल जो जो चरणबद्ध तरीके से मतदान होता जाता है जी। उससे वो सीखते जाते हैं किस कौन से मुद्दे को हमने पहले चरण में उठाया, उसका कितना इम्पैक्ट जनता में पड़ा या मतदाताओं पे पड़ा, या कौन से हमारे मुद्दों को जनता ने नकारा। तो उससे वो सबक लेते हैं और अगले चरण की जो मतदान होता है उसमें उसको जिससे लगता है कि फायदा हो सकता है उस मुद्दे को और धार देते हैं। तो ये इस बार भी दूसरे चरण में देखने को मिला। और मुझे जहां तक लगता है मतदान की बात, तो जो अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत होगा वो पहले चरण के आसपास जितना ही रहेगा। वो कुछ 19-20 हो सकता है, ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है क्योंकि गर्मी भी बहुत है जी। तो राजनीतिक दल इस चीज को भली भांति समझते हैं और जो जो उनका चरणबद्ध तरीके से चरण बढ़ते जाएंगे उसी तरह से उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी धार है वो और तेज होती जाएगी और जो अंतिम चरण के मतदान होंगे, जो सीटें होंगी, उसको वो कैसे प्रभावित करें उसको लेकर के वो और नई रणनीतियां बनाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि नए हर चरण के मतदान के बाद में रणनीति में परिवर्तन होता है, वो रणनीतियां बनाते हैं और वो रणनीति मतदाता तक कितनी प्रभावी होती है ये मतदाता तय करता है। यामीन कादरी जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा कि पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो प्रॉपर्टी सर्वे की बात को लेकर थे उसको उछाला गया और वहाँ महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कही गई, फिर वो बात आकर के रुक गई विरासत के टैक्स तक। आपको लगता
लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है इससे कांग्रेस के प्रति जो मतदाता के मन में जो ख्याल रहेंगे उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के बाद भाप लिया के विरुद्ध है, इसलिए उसकी मजबूरी बन गई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उंगली उठाना। जो उन्होंने बात कही है मंगलसूत्र और लौंग की, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि जब 75,000 रुपए सोना आपने कर दिया है तो मंगलसूत्र तो वैसे भी सोने और चांदी से दूर भाग गया। 86,000 रुपए किलो आपने चांदी कर दी तो आप तो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र पहन रहे हैं। हमने तो उनको लखपति बनाने की बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं जो हूँ, मोदी जी ने जिस तरह तरीके से 25 लोगों को अरब और खरबपति बनाया 1600 करोड़ दे करके, मैं हर नागरिक के, भारत के बेरोजगार जितने युवा हैं उनको लखपति बनाने की बात करता हूँ। जितने परिवार की प्रमुख महिला हैं, गरीब महिला हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से हो, मैं उनको लखपति बनाने की बात करता हूँ। यह तो भाजपा का प्रोपगंडा था, यह भारत की आवाम ने जान लिया, मतदाताओं ने जान लिया। दूसरे चरण के मतदान में हम कह सकते हैं कि भाजपा के विरुद्ध हवा चल रही है और इसका परिणाम शाम 6 बजे तक होने वाली वोटिंग में सामने आएगा कि किस तरीके से इनके झूठे प्रोपगंडे को भारत की मतदाताओं ने नकार दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 8 सीटों पर मतदान है, आप देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी किस तरीके से बढ़त बनाकर आगे बढ़ेंगे। 7 तारीख को जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार भारत के अंदर परचम लहराएगी और इनके जो झूठे वादे हैं, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे लाना, अल्पसंख्यकों के प्रति लाना, मुसलमानों के प्रति लाना, यह इनका साहसा का चरण है। ये जहाँ भाग गए हैं कि हम चुनाव केवल पाकिस्तान, रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, मुसलमान के दम पर जीतते हैं। ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन इन्होंने उसमें भी मंगलसूत्र और लौंग जैसी बात कहकर और मुस्लिम बात कहकर और शरिया कानून जैसी बात कहकर भारत के मतदाताओं को बहकाने का काम किया। लेकिन भारत के मतदाता जान चुके हैं कि जिस महंगाई से त्राही बेरोजगार की बात नहीं होती, स्वास्थ्य की बात नहीं होती, इसलिए आज आप जो वोटिंग हो रही है उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रति जो उत्साह देखने को मिल रहा है तो 4 तारीख को देखने को आप सबको, भारत की आवाम को मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, भारतीय जनता पार्टी डर गई। सुरेश रत्नानी जी, आपके पास आना चाहूँगा यही बात लेकर के कि जो अभी कादरी जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। पहले चरण के मतदान में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है, इसलिए इस तरह के बयानों का सहारा लिया जा रहा है। क्या कहना है आपका कादरी साहब की इस बात पर? सर जी, जो हमारे तिवारी और कादरी जी का बड़ा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और कादरी जी ने जो कहा भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो हर बार चुनाव में उभर के आती है, आप कोई भी चुनाव देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का दिन प्रतिदिन वोट शेयर भी बढ़ रहा है हर राज्यों में। कोई भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, आप यहाँ तक जम्मू कश्मीर में देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ तो वहाँ भी हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। आज जो हमारे 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है, वहाँ का भी आप देखिए, हमारी ज्यादातर वहाँ भी 88 में से जो है 70 सीटें हमारी आएंगी। लेकिन रत्नानी जी, आपने कहा वोट शेयर बढ़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। सुरेश रत्नानी जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है, तो फिर ये जो इन्होंने कहा, आप ठीक है, आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, लेकिन कादरी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, घबरा गई, इसलिए वो मंगलसूत्र की बात कर रही है, लौंग की बात कर रही है, लोगों को डरा रही है। ये कई तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयान हैं कि जो बात कही जा रही है विरासत कानून की, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही जा रही है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भुनाने की कोशिश की है, जबकि भारत में उसकी अभी तक कोई उपादेयता नहीं है। तो ये इस तरह की बातें चुनाव में करना और दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले
जाएंगे, इस तरह की बात करना। जैसे कल मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी की संपत्ति बचानी थी, इसलिए राजीव गांधी ने कानून को रद्द कर दिया, बदल दिया, और अब राहुल गांधी वही कानून दोबारा लेकर के आ रहे हैं। तो ये बातें इस समय उपादेयता है इस तरह की बातों की, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि बेरोजगारी की बात नहीं करती बीजेपी, महंगाई की बात नहीं करती बीजेपी, तो वो बातें भी जनता के बीच आनी चाहिए ना। फिर रोजगारी पहले की अपेक्षा देश में बहुत कम हुई है। आप 2014 के पहले आंकड़े देखिए, आज के आंकड़े देखिए। और दूसरी बात, मंगलसूत्र जो बच्चे मतलब बचाने का हर व्यक्ति मतलब काम करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो भी बात करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत ही मतलब अच्छी बात करते हैं। जनता का मतलब हित तो जनता तक पहुंचे। और जो राजीव गांधी ने जो कानून वो करके और इंदिरा गांधी संपत्ति, वो सही बात है, कोई गलत थोड़ी है। हाँ ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बहुत सोच समझ के बात बोलते हैं। तो उन्होंने जो भाषण दिया था राजस्थान के बांसवाड़ा में, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का सोना छीन लेगी और आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई की संपत्ति छीन करके उन लोगों को देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है इस बात पर उनको, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। आयोग ने नोटिस भेजा है, वो सही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाओं का सोना छीन के मतलब एक विशेष वर्ग को देगी, ये चीज नहीं कही गई है उसमें। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि एक्सरे कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये आपकी संपत्ति का एक्सरे कराएंगे, महिलाओं ने डिब्बे में क्या छिपा के रखा है वो देखेंगे, और ज्यादा होगा तो लेकर के दूसरों को बांट देंगे। संपत्ति जिसके पास आय से अधिक संपत्ति होगी या वैसी कोई संपत्ति होगी, उसका मतलब हो जाए। ये थोड़ी मतलब जो है, ये चीज प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है, हाँ, बहुत ही एक एक चीज को सोच समझ के कहते हैं। उनकी अगर नोटिस गई है चुनाव आयोग से तो वो प्रधानमंत्री जी द्वारा जवाब दिया जाएगा। सुरेश जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, आपके पास आना चाहूंगा आलोक त्रिपाठी जी। यहाँ दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने कहा सुरेश रत्नानी ने कि महंगाई कम हो गई है, बेरोजगारी कम हो गई है, और गरीबी की बात कही, क्योंकि राहुल गांधी को जो नोटिस मिला है चुनाव आयोग का वो गरीबी पर मिला है। जो उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, उस पर नोटिस मिला है कि जनता में झूठ ना परोसें। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है, बीजेपी ने कहा है कि ये जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग अमीर हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। वो मुफ्त अनाज उन लोगों को बांट रहे हैं जो गरीब हैं। तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोग कौन हैं? और यदि 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए हैं गरीबी रेखा से, तो फिर ये 80 करोड़ लोग कौन है जिनको जो अनाज नहीं खरीद सकते, जिनको अनाज बांटा जा रहा है मुफ्त में? बिल्कुल सूरज जी, देखिए अगर इन राजनीतिक दलों के बयानों को और जो सरकारी जो आंकड़े निकल के आते हैं अगर उसमें उलझेंगे, हाँ, तो मुझे तो लगता है इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि उस कंफ्यूजन को दूर कोई कर नहीं पाएगा। और यही काम ये राजनीतिक दलों के नेता चुनाव में कर रहे हैं। जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना, यही इनका काम है। आप जो वाकई फैक्ट बात है आप उसकी बात करिए। आपने क्या रोजगार दिया, आपने क्या अनाज दे रहे हैं, ठीक बात है, आप इतने लोगों को अनाज दे रहे, क्या वो जिसको अनाज मिल रहा है वो वाकई उसका हकदार है कि नहीं? हाँ। आप इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे मंगलसूत्र हो रहे हैं, मुद्दे विरासत की बात हो रही है। जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा है, क्योंकि शुरुआत तो होती है। हर चुनाव में आप देखिए मैनिफेस्टो जारी होता है, लेकिन उस मैनिफेस्टो पे काम कितना होता है? मुद्दे तो दूसरे हो जाते हैं। हाँ। दिखाने के लिए कुछ और होता है, होता कुछ और है। तो यही पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में चला आ रहा है। और चूंकि ये जो मैनिफेस्टो बनाते हैं वो एक दूसरी दिशा में होता है, लेकिन जब ये रैली करने जाते हैं नेता, तो रैली में देखते हैं कि हम इस मुद्दे का प्रभाव कितना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उनके मुद्दे, उनके भाषण, उनके बयान समय समय पे बदलते रहते हैं। और चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से चुनाव का पहला चरण हुआ, फिर दूसरा चरण होगा, फिर तीसरा चरण होगा, उसी तरह से इन नेताओं के बयान, इनके मुद्दे भी बदलते जाएंगे। तो त्रिपाठी जी, क्या ये समझा जाए कि जो बाबा तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जस दूल्हा तस बनी बराता या जस राजा तस प्रजा, उस पद्धति पर चलते हैं कि जहां जैसी जनता है, जहां जैसे समाज के लोग हैं, जहां जिस वर्ग के लोग हैं, वहां वैसी बातें की जाए? इनका अपना कोई मूल विचारधारा नहीं है क्या?
बिल्कुल देखिए, जैसे राजा वैसे प्रजा वाला हिसाब अगर कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। इनको मालूम है कि पश्चिम में हम चुनाव हो रहा है, पश्चिम में मतदान हो रहा है, तो पश्चिम का मतदाता को क्या चाहिए, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, हमको क्या बात वहां बोलनी है जिससे वहां का मतदाता प्रभावित होगा। और यही कारण है कि ये जो मंगलसूत्र का मामला जो उठा है, ये जो बयानबाजी हो रही है, ये उनकी ही देन है। वरना मुद्दे तो कुछ असल में दूसरे हैं, लेकिन उन मुद्दों पे काम कहाँ हो रहा है। मुद्दे तो किनारे रख दिए गए हैं और वो अब ये दूसरे चरण में है। आप देखिएगा, हम लोग तीसरे चरण में, चौथे चरण में भी बैठेंगे तो आप देखिएगा उन चरणों में दूसरे हो चुके होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, 7 चरणों में चुनाव होना है। अंतिम चरण 1 जून को जहां मतदान होगा। आज तो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना। हालांकि 89 सीटों पर होना था, लेकिन बैतूल में एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण बैतूल लोकसभा चुनाव का अगले चरण में कर दिया गया है। तो अगले चरण में बैतूल में होगा। तो आज 88 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। यामिन कादरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, बात वही मुद्दों की, क्या कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच आने वाली थी? क्या कांग्रेस ने ये बात कही, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे, और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मैनिफेस्टो, जैसे आपने न्याय पत्र का नाम दिया है, 5 न्याय 25 गारंटी की बात आप कर रहे हैं, यदि उसमें प्रॉपर्टी सर्वे की बात कही है तो उस प्रॉपर्टी सर्वे का मूल आशय क्या है, ये कांग्रेस की ओर से अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो में बात कही है, 5 गारंटियां दी हैं। इससे पहले राहुल गांधी जी ने जो भी विधानसभा के चुनाव हुए और गारंटी देकर आए, हमारी विधानसभाओं में सरकार बनी, वहां शपथ ग्रहण समारोह के बाद वहां के मुख्यमंत्री महोदय से कहा गया कि ये 5 गारंटियों की आप घोषणा करें। आज राहुल गांधी जी ने, आज सेंट्रल के चुनाव हैं तो जो घोषणा पत्र में बात कही है वो गारंटियों पर खरे उतरेंगे। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि वो प्रॉपर्टियों का सर्वे करेंगे। उनका मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है और जो कुछ लोग अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के गरीब आवाम का पैसा लेकर के विदेशों में राज कर रहे हैं, विदेश के अंदर वो नाम ले रहे हैं कि हमको भगाने वालों में इन भाजपा वालों का हाथ था, इतना कमीशन दिया। यामिन कादरी, क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। आपने 5 गारंटी की बात कही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 5 गारंटी जनता को दी गई थी। 6वीं गारंटी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली थी कि यदि हमारी सरकार आएगी तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 गारंटी पूरी होंगी। और सरकार बनने के 16वें दिन आपके जो डिप्टी सीएम हैं शिव कुमार, वो जनता के सामने आके कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए हम उन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। यदि लोकसभा चुनाव में आपने 5 गारंटी दी है, जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो फिर कोई आपका नेता आके ये तो नहीं कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते, हम वो गारंटी नहीं कर सकते, वो पूरी नहीं कर सकते अपने वादे। देखिए, डिप्टी सीएम शिव कुमार जी हमारे नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने बड़े मन से शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही गारंटियां पूरी कराई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, लेकिन सदन के अंदर सीतारमण जी कहती हैं, हमारी माननीय मंत्री जी, कि हमारा कोई खजाना ऐसा नहीं तो हम राजस्थान के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर दे दें। राहुल गांधी जी ने अगर वादा पूरा किया है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी उस वादे को पूरा कराएंगे और गरीब जनता के साथ खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने 2009 के चुनाव में बिल्कुल साहब कह दिया था कि मैं देश की आवाम के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री किसी को भी बनाए, मुझे नहीं बनना, मैं देश की आवाम के साथ खड़ा हूं। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने 2004 में कह दिया था कि मेरे लिए हिंदुस्तान पहले है और जो भारत का प्रधानमंत्री पद बाद में है, और उसको ठुकरा दिया था, तो मैं आज दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी की तरह हम मुकरेंगे नहीं, भाजपा की तरह वादों से मुकरेंगे नहीं, हम हर अपना वादा पूरा करेंगे। जहां भी जो स्पीच देते हैं उस पर अमल करते हैं, अटल रहते हैं। यामिन कादरी, 2 बातें और लेकर आपके पास आ रहा हूं, सीधे आप ही से मुखातिब हूं। 2 बातें हम बात सुनते आ रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गरीबी हटाओ की 1972 से 1971 में चुनाव हुआ, उस समय हमने ये बात सुनी। 84 के चुनाव तक ये बात चली, 92 के इलेक्शन तक ये बात चली कि हम गरीबी, कांग्रेस की सरकार आई तो गरीबी हटाएंगे, ये बात चल रही थी। 2024 में भी हम वही सुन रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। एक तो इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि 1971
2021 से 2024 तक एक ही बात कही जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतने वर्षों में गरीबी नहीं हट पाई? क्या पहला कारण? दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक में जिस तरह से कानूनी चालाकी की गई है कांग्रेस के द्वारा और मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके, उनका स्पष्ट कहना है कि ओबीसी वर्ग के हक पर डाका डाला गया है। इस पर आपकी ओर से क्या स्पष्टीकरण है? जी मुझसे सवाल है ना? जी आप ही से, यामीन कादरी जी, मेरे दोनों सवाल आप ही से हैं। जी 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 मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, संगठकों को, जाट समुदाय को 4% जो आरक्षण दिया वो किसी में से काटा नहीं था। वो एक आरक्षण दिया था। अगर कर्नाटक के अंदर ये मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा बनाकर कर्नाटक की हवा को खराब करना चाहते हैं, ये सिर्फ अमित शाह जी का प्रोपगंडा है। वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मोदी जी की ये डिग्री है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी बातों पर भारत की जनता 2024 में विश्वास नहीं करेगी। हमारा नेता राहुल गांधी आज कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलकर उसने जो भारत की आवाम को देखा है, भारत के पीड़ित लोगों को देखा है, कि जिस धर्म और राजनीति को नहीं देखा है, उसने ओबीसी बैकवर्ड जाति को नहीं देखा है, उसने भारत की जनता को देखा है जो देश के। यामीन कादरी जी, आप अपने नेता की बात काट रहे हैं, आप अपने नेता की बात काट रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में सुना है राहुल गांधी हर जगह कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का हक नहीं काटा है, वो सबके साथ में है और किसी से भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो स्पष्ट कह चुके हैं। अपने उनकी 5 गारंटी में भी इस बात को शामिल किया गया है, समानता वाली बात कही गई है। और राहुल गांधी हर जगह कह रहे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी वर्ग की जिसकी जितनी उपस्थिति उसको इतना हक मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं उनकी बात से एक अलग तरह की बात कह रहे हैं, अलग विषय पे जा रहे हैं आप। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात कही है। हम जाति जनगणना कराएंगे और उसमें हर भारत की आवाम का हक उसको दिलाएंगे। ये नहीं करेंगे कि 25 लोगों को हम जो है 16,000 करोड़ रुपया जो है दे करके भारत की आवाम को जो है धक्का दे देंगे। वो हक आएगा कहां से? वो हक आएगा कहां से, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। यदि एक वर्ग विशेष की उपस्थिति ज्यादा है समाज में, किसी राज्य में या देश में, तो उनको हक कहां से देंगे? किसका हक छीन कर देंगे फिर आप ये बात नीतीश कुमार जी से पूछिए कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस प्रकार से ओबीसी को जो है कोटा किससे काट करके दिया, 50% से ऊपर कोटा निकाला। आज नीतीश कुमार जी भाजपा के खेमे में बैठे हुए हैं, वो जवाब दें कि वो कहां से लाए। कल जब नीतीश कुमार आपके गठबंधन के अगुवाई कर रहे थे, आपके नेता बने थे, तब ये सवाल आपने नहीं पूछा उनसे? इसीलिए तो वो भागे हमारे पास से। इसीलिए भागे कि वो जो है कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस कभी कानून के विपरीत नहीं जाएगी, कानून जो कहेगा उसके विपरीत उसी को अमल करेगी। कांग्रेस ने कानून का पालन किया है और पालन करेगी। चलिए, आप वापस आता हूं आपके पास में, और यही बात लेकर के सुरेश रत्नानी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी कादरी जी ने कही कि ये सवाल पूछना चाहिए नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार चूंकि आपके साथ हैं, आपके गठबंधन में है, एनडीए में शामिल हैं, तो क्या वो कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं? कानून से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं और इनकी नीतियों की वजह से वो इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और इनके मोमेंटो में जो लाए हैं कि हम गरीबी तो आज तक कांग्रेस आजादी से आज तक नहीं हटा पाई है। गरीबी 2014 से 24 अभी जो कम हुई 10 सालों में, इनके टाइम में जो गरीबों की हालत थी, किसान आत्महत्या करते थे, गरीब आत्महत्या करते थे, तब कांग्रेस को नहीं मालूम कि गरीबी कहां थी और कैसे खत्म करनी है। सुरेश रत्नानी जी, एक झटके में गरीबी खत्म करेंगे। सुरेश जी, छोटी सी जिज्ञासा गरीबी, यही जो अभी आपने कहा कि उनकी नीतियों के कारण वो छोड़ करके आए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा है कि पटना में अमित शाह जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं, तो अमित शाह पब्लिकली कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वो दरवाजे खुले कैसे, जरा मैं जानना चाहता हूं। खुले कैसे? इनकी गलत नहीं। जिस समय इनकी बंगाल में मीटिंग हो रही थी, इनकी इंडिया गठबंधन की, बेंगलुरु में हुई, जिस समय ममता जी ने जब वहां पे नीतीश का नाम किनारे करके खड़गे जी का नाम लिया, तो उसी टाइम नीतीश जी की देखने वाला स्थिति थी। वहां से उन्होंने पूरी कांग्रेस की
जो प्रक्रिया को देखा, हाँ। अब वहां से गठबंधन का देखा, वहां से नीतीश कुमार ने सोच लिया कि हमारा जो भविष्य है बीजेपी में ही, एनडीए में ही सबसे मतलब ज्यादा सुरक्षित है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर तरस खा के उन्हें अपने पाले में मिला लिया, ये कहा जा सकता है। तरस खा के नहीं, देश हित में लिया। अच्छा। देश हित में लिया। हाँ। अच्छा, हाँ, देश के हित में लिया। आज लोकसभा चुनाव जो है देश के प्रति है, तो उसमें कड़े डिसीजन लेने की मोदी जी की क्षमता, इसीलिए नीतीश जी साथ आए हैं। चलिए हम बात करते हैं, वापस अपने विषय पर आते हैं कि आज लोकसभा चुनाव 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति में बदलाव हुआ था, वास्तव में मतदाता के मन में कितना असर कर पाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रचार में प्रत्याशी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, प्रत्याशी की अहमियत कितनी है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी की होता है, भारतीय जनता पार्टी जी की होती है, कमल की मतलब होती है। हाँ। प्रत्याशी जहां भी लड़े पूरे देश में, वहां प्रत्याशी का नाम मंच पे लिया जाता है। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी वो उनका जो है सामने खड़े करके वो लेते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का ही केवल नहीं है, पहले देश का प्रधानमंत्री होगा, मतलब चुनाव चिन्ह होगा हमारा कमल का, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इनकी तरह नहीं है कि प्रत्याशी को वो करें। चलिए एक संभावना पे बात कर रहे हैं, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, प्रत्याशी सब कुछ है, तो फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार, 2014 में भी किया था, 19 में भी किया था, 2024 में भी कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या मोदी की सरकार बनेगी यदि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तो हमारे, मुझे पूरे देश में एक पोस्टर नहीं दिखा जहां लिखा हो अब की बार भाजपा सरकार, मुझे हर जगह देखा अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी पार्टी से ऊपर हो गए हैं। नहीं, मोदी सरकार लिखा ना आपकी बार, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ना। हाँ। और कमल साथ में, ये नहीं कि जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ही मतलब उसमें प्रधानमंत्री जी, आपकी बार मोदी सरकार, और आपकी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दिखा, आपकी बार 400 पार सरकार। ठीक है, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारी चीजें ठीक है। वापस आता हूं आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बातें हो रही है, हम साम्यवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम एक बार इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के हवा दी जा रही है, ये कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शहजादी के सलाहकार, हालांकि वो राजीव गांधी के सलाहकार भी रहे हैं सैम पित्रोदा, और जिस तरह से उनके बयान को हवा दी जा रही है, उन्होंने अमेरिका के शिकागो में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा कानून है, भारत में कानून लागू हो, ये उनके सेंटेंस नहीं है, लेकिन उसको हवा दी गई कि वो भारत में उस कानून की पैरवी कर रहे हैं। क्या वास्तव में इन्हीं मुद्दों के लिए जनता इंतजार कर रही थी पिछले 2019 से 2024 तक कि जब अगला चुनाव आएगा देश का तो जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता की बात होगी, जनता के हितों की बात होगी? क्या सैम पित्रोदा का बयान, मंगलसूत्र, विरासत और ये तमाम चीजें जनता अपेक्षा कर रही थी या जनता की अपेक्षा कुछ और थी? देखिए, जनता तो जनता है, जनता चाहती है कि हमारे मुद्दों की बात हो, हमारे गैस के दाम कितने होंगे, मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, मेरी बेरोजगारी की व्यवस्था क्या होगी। लेकिन जो राजनीतिक दल है ये भली भांति ये कह लीजिए बहुत ही परिपक्व होते हैं कि मतलब उनको ये मालूम है कि इस पे जनता को कैसे हम छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे हम कैसे लेके जाएंगे। चुनाव मैनिफेस्टो में बातें होती हैं, लेकिन धीमे धीमे वो लेके चले जाते हैं मंगलसूत्र पे, विरासत पे, और जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये मालूम है ये जो देश है ये आस्था का देश है, ये विश्वास का देश है, और उस आस्था के नाम पे लोगों को भागों में बांट करके और उनको वोट बैंक को हम कैसे अपने पाले में ले लेंगे, उस वोट बैंक में कैसे सेंध लगा देंगे। यही कारण है कि इस देश में कभी भी इसकी बात नहीं होती है कि 5 साल का चुनने वाला विधायक, सांसद आजीवन पेंशन पा सकता है, लेकिन 25 साल नौकरी करने वाला कर्मचारी वो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं आज तक राजनीतिक दलों ने हवा दी? इसमें क्यों नहीं बात करते हैं कि 25 साल वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, 5 साल वाले को पेंशन क्यों मिलेगी? इस पे बात करनी चाहिए। तो जनता के मुद्दों को बात करें तो उससे सही निष्कर्ष निकलेगा कि और जनता को भी लगेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है कि जनता भी अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे भूल जाती है और इनके बहकावे में आकर के मंगलसूत्र के बाद आ जाता है, फिर मंगलसूत्र के जवाब आने लगता है कि सोना इतना महंगा हो गया तो मंगलसूत्र बनेगा कैसे। आप देखिए जिस इनके सहयोगी
दल नीतीश कुमार जी ने जिस यूट्यूबर को जेल भेजा था वही भाजपा में शामिल हो गया। तो राजनीति में क्या है, आस्था बदलती रहती है, सब बदलता रहता है। कल का दोस्त आज दुश्मन हो सकता है, आज का दुश्मन कल दोस्त हो सकता है। तो ये राजनीति में बड़ी संभावनाएं हैं और इसी कारण से इस देश में ये राजनीतिक दल इसका जनता को बेवकूफ बना करके अपना मकसद हल करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ सिद्धांत की बात नहीं है, यहाँ स्वार्थ की बात है, और यहाँ सारथी की बात नहीं है, यहाँ स्वार्थी की बात है। तो इस तरह से राजनीतिक दलों के सिद्धांत अपनी जगह होते हैं, लेकिन समय के आधार पर कहते हैं कि जैसी बहे बयार पीठ पुनि तैसी कीजिए, उस सिद्धांत पर राजनीतिक दल चलते हैं। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। यामीन कादरी जी, आलोक त्रिपाठी जी, सुरेश रत्नानी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात हो रही है कि हम बात कर रहे हैं सत्ता के संग्राम की, सत्ता का संग्राम जारी है, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है और देखा जा रहा है कि इस दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 88 सीटों में से, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट की जहां से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, या फिर अरुण गोविल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कई दो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, 5 केंद्रीय मंत्री हैं जो आज चुनाव मैदान में हैं। एक सीट बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर आउटर सीट पर मतदान हो रहा है। इस सीट के कुछ हिस्से पर पहले चुनाव हो चुका है पहले चरण में, और कुछ हिस्से पर ये एकमात्र सीट ऐसी है जहां एक सीट पर 2 चरणों में अलग अलग मतदान हो रहा है। मणिपुर की आउटर सीट पर देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के प्रतिशत के बाद राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी, क्योंकि प्रतिशत कम हो गया था। राजनीतिक दलों ने अपील की है, देश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप जाइए और संविधान द्वारा प्रदत्त मत के अधिकार का प्रयोग कीजिए, और आपके एक वोट से सरकार बन सकती है और सरकार गिर सकती है। निर्णय आपका है, फैसला आपका है, आपको जाना है, मतदान करना है। किसके पक्ष में करें, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हम आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।